हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th के वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ लास्ट लेक्चर जो हमने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की थ्योरी पढ़ाई थी, उस पे बेस्ड प्यारे प्यारे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बच्चे इससे पहले 2 लेक्चर हुए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया था बहुत ही बेसिक डिटेल्स में जाके, और सेकंड लेक्चर में मैंने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को बहुत ही डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ा था। अगर वो आपने नहीं किया है तो अटेंड कर लीजिए। पहले ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके आप वो दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स आते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें मैं कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉप 10 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोनस में न्यूमेरिकल है। बच्चे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला न्यूमेरिकल। बच्चे, बात आई कि पहला न्यूमेरिकल ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonals। बच्चे, जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए। मेरे साथ साथ आप न्यूमेरिकल करेंगे, मेरे से पहले करेंगे, तब ही यहाँ पर ये लेक्चर अटेंड करने का कोई फ़ायदा है। तो पहले खुद करने की कोशिश करिएगा, नहीं आए तो आगे बढ़िएगा पॉज के खोलने के बाद, नहीं तो पहले खुद कोशिश करेंगे, नहीं आए मेरा देखेंगे, आ गया फिर उसके बाद अपने आप करेंगे, तब आगे जाएंगे। ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। ठीक है भैया, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने इस तरीके से, ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से A B C D, इसमें हम ये कर रहे हैं कि ये AB को, ये जो पैरेललोग्राम की 4 साइड्स हैं, इनको हम वेक्टर्स मान लेते हैं। एक वेक्टर ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ओके। AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। AC डायगोनल है, ये लीजिए, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। ठीक है। प्रूव दैट AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट LHS से जो क्या बोल रहा है, AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर हमें प्रूव करना है 2BC के बराबर होगा। कैसे करेंगे, यहाँ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। देखिए कैसे, देखिए अगर हम देखें AC जो वेक्टर है इस तरीके से, ये AC वेक्टर अगर ट्राइंगल लॉ के हिसाब से देखें, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि आपको ट्राइंगल लॉ आ चुका है। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से देखें तो बेटा AC जो है इसको हम AB प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से 2 साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर इज इक्वल टू थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो AC वेक्टर की जगह AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर लिख देंगे। AC की जगह AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक है। ऐसे ही BD की जगह क्या लिखेंगे, BD की जगह हम लिखेंगे BC वेक्टर प्लस CD। 2 साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, दिस प्लस दिस गिव्स थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर, ट्राइंगल लॉ। तो BD की जगह लिख देंगे BC प्लस CD। क्या, BC प्लस CD। ठीक है प्यारे, ऐसा करने से ये BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर तो ट्वाइस BC वेक्टर हो गया। अरे कुछ तो आने लगा, लेकिन ये AB और CD जो बच गया, इसकी जगह क्या कर सकते हैं प्यारे, आप देखिए ये जो CD वेक्टर है, CD और AB एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ये देखिए, क्या CD वाली साइड AB वाली के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। बेटा इक्वल तो है मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर हम वेक्टर का साइन लगाएं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। AB ऐसे है, CD ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से CD की जगह इज इक्वल टू माइनस AB हम लिख सकते हैं। माइनस साइन डिनोट करता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। CD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस AB वेक्टर हम लिख सकते हैं। CD इज इक्वल टू माइनस AB। तो CD की जगह अगर हम माइनस AB लिख दें तो ये माइनस AB प्लस AB कट गया। सिंपल सा आंसर था
2bc वेक्टर। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है अमंग टीचर्स इन स्कूल्स, इसको ध्यान से करिएगा, ये एग्जाम में आएगा। ये कुछ 10-11 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा 10 क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चूज करके दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। वो असाइनमेंट से डाउनलोड करके आप करेंगे, ज़रूर करेंगे। कहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड होगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप इस असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे, जिसमें अनसॉल्व भी होंगे और ये जो सॉल्व करा रहा हूँ ये भी होंगे। ठीक है प्यारे, सॉल्व वालों पे स्टार बना होगा, अनसॉल्व वालों पे स्टार नहीं बना होगा। फिलहाल चलिए बच्चे, ये आपका इस तरीके से 2bc आ गया। अभी नेक्स्ट पार्ट आया, सेकंड पार्ट, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इज इक्वल टू क्या होएगा? 2AB हमने प्रूफ करना है, तो AC और BD यहाँ लिखा है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। AC की जगह लिख दे रहे हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और माइनस लगा के BD की जगह लिख दे रहे हैं BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। ब्रैकेट श्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस BC वेक्टर माइनस CD वेक्टर, ये कट गया AB वेक्टर, और ये जो माइनस CD है, CD की जगह हम लिख देंगे अगर माइनस AB, ये देखिए CD की जगह माइनस AB, तो ये प्यारे आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस AB वेक्टर इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है प्यारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से पॉज करके अपने आप करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे क्या है। अगला क्वेश्चन बोले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ थोड़े समझने वाली चीज़ है, इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। 3 डायमेंशनल कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। बोल रहे हैं पार्टिकल हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 12 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करी है, तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए डायरेक्शन बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, इधर की तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं पहले 12 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ हुई है, तो ईस्ट की तरफ ले जाइए, ये लीजिए ईस्ट की तरफ ले गए कितना? 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसको डिनोट कर देते हैं S1 से। चलिए फिर 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो ये लीजिए 5 मीटर नॉर्थ की तरफ ले गए, ये लीजिए 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, बेटा अपवर्ड यहाँ जाने के बाद वर्टिकली अपवर्ड्स कहाँ होगा? A से B गए, B से C गए, अब वर्टिकली अपवर्ड क्या होगा? अपवर्ड ऊपर नहीं बना दोगे बेटा, ऊपर आपने नॉर्थ बनाया है बोर्ड पे, आप जब कॉपी पे कर रहे हो तो आप देखो, इमेजिन करो, आगे नॉर्थ है, पीछे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो अपवर्ड कहाँ होगा? कॉपी से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, आगे पीछे नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे, अपवर्ड डाउनवर्ड। लेकिन बोर्ड को मैंने ऐसे कर दिया है, तो इसका अपवर्ड का मतलब होगा, ये बोर्ड पे ऐसे चल रहा था, अपवर्ड का मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ निकलता हुआ। जैसे कॉपी पे बना रहे हो तो कॉपी पे अपवर्ड का मतलब कॉपी से बाहर निकलता हुआ, ऐसे बोर्ड पे बना रहा हूँ तो बोर्ड पे अपवर्ड का मतलब बोर्ड से बाहर निकलता हुआ। तो अभी तो ये प्लेनर मोशन हो रहा था, ऐसे गए मोशन इन वन प्लेन हो रहा था, लेकिन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स आ रहे हैं, तो ये यहाँ से जाने के बाद D तक गया वर्टिकली अपवर्ड यहाँ तक, ये इमेजिन करिए हवा में यहाँ तक आ गया। मैं बना नहीं सकता हवा में, इमेजिन करना होगा आपको, तो ये इमेजिन करके मानिए D पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। कह रहे हैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। सम निकालना है, एडिशन करना है वेक्टर क्वांटिटीज का, सिंपली ऐड नहीं कर देंगे कि 12 + 5 + 6, यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करेगा, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की जो डायरेक्ट लेंथ होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चे? सोचिए, अगर A पॉइंट ये है और D पॉइंट ये है, तो हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल से फाइनल हवा में ये एक ऐसी लाइन बनानी होगी, ये लाइन विल गिव द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों का एडिशन सम ऑफ वेक्टर्स। तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की, ध्यान से समझना, पहले हम इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे रिजल्टेंट। इन दोनों का देखें तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, मानते हो? एक ट्राइंगल बन रहा है, जिस ट्राइंगल में ये तीसरी साइड पहले हम निकाल के रख ही लेते हैं कि तीसरी साइड क्या आएगी। ये 12 है, ये 5 है, पहले ये निकाल लो, फिर आगे का बताऊंगा। AC
इज इक्वल टू कितना होगा, ये S2 है अगर, तो ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से 144 प्लस 25 169 का अंडर रूट हो गया आपका कितना 13 मीटर, ये आपकी ए से सी तक हो गई। ठीक है, इसके बाद सी से बाहर आई, यहाँ आई, तो आप देखिए ये ए से डी तक की अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ये चीज़, तो उसके लिए एक ट्राइंगल जैसे यहाँ बना था राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ देखिए, इमेजिन करिए कहाँ बन रहा है। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है जिसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, और तीसरी साइड ये स्लांटेड वाली हाइपोटेन्यूज ये बनेगी। समझ पा रहे हो, ये और तीसरी ये ट्राइंगल बन रहा है। जो राइट एंगल यहाँ से है, राइट एंगल यहाँ से है, डी बाहर की तरफ है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन होगी इसमें, साइड तो ये हो गई ये दोनों, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, यानी AD का स्क्वायर, डी फाइनल पॉइंट था, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इमेजिन करिए ये इस तरीके से AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज डाल दीजिए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, AC है आपका 13 और ये है आपका CD है आपका, C से D बाहर कितना आया था, वो लिखा है 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, ये 6 मीटर बाहर की तरफ आए थे, 6 का स्क्वायर 169 प्लस 36 739 और 110 और ये 205 मीटर, ये तो AD स्क्वायर आ गया। तो AD निकालने के लिए आपको अंडर रूट 205 करोगे जिसका आंसर आएगा 14.32 मीटर। ये आपका रिजल्टेंट सम ऑफ ऑल दीज डिस्प्लेसमेंट्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, चलिए पॉज करके देखिए इसे, अपने आप करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। बेटा ये जो मैं 10 के 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिलने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझते रहिए। बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल 60 डिग्री। 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स F1 मान लूँ कितनी 5 न्यूटन, दूसरी फोर्स 7 न्यूटन, वो भी कितने एंगल पर, यहाँ लिखा है कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी इन दोनों के बीच की, वो कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, इस तरीके से बीच में आएगी कि नहीं आएगी पैरेललोग्राम लॉ से। ये रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी ये हमने निकालना है। बेटा ध्यान करो, जब भी यहाँ पे पूछा है इन्होंने रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट क्योंकि एक तरह की फोर्स है, तो फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का खुद एक डायरेक्शन होता है। तो अगर रिजल्टेंट पूछा है किसी वेक्टर क्वांटिटी का, तो आप हमेशा 2 चीज़ें बताएंगे, पहली उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। ध्यान कर लो फिर से, रिजल्टेंट फोर्स पूछा है लेकिन सिर्फ वैल्यू नहीं बतानी है, वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना है। डायरेक्शन कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, किसके टर्म्स में बताओ। मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन बीटा के टर्म्स में बताया जाता है। ध्यान है 10 बीटा? चलो नहीं ध्यान है तो अभी समझ में आएगा कैसे। पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप देखिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव करा चुके हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में। 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट F1 और F2 का होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, जहाँ पे थीटा का मतलब है इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये लीजिए F1 की जगह हम डाल दे रहे हैं 7 का स्क्वायर प्लस 5 का, F1 है आपका 5, F2 है आपका 7, ठीक है, प्लस 2 5 इंटू 7 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे लिखिए 25 प्लस 49 प्लस 5 2 10 70, और 70 को कर दीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 35।
ऐड करिए 25 प्लस 49 प्लस 35, 10 19 का 1 3 7 3 10 109 का अंडर रूट। अब बेटा आप देख पा रहे हैं अंडर रूट ऐसी क्वांटिटीज़ का आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो बच्चे ऐसी क्वांटिटी का अंडर रूट निकालना आपको आना चाहिए, जो आपको 9th क्लास में इस तरीके से ऐसे मेथड से समझाया जाता है। ठीक है कि नहीं है, जो आप अपने आप करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10.44। यूनिट क्या होगी, क्योंकि इन दोनों की न्यूटन है तो इन दोनों की भी न्यूटन हो जाएगी। अभी बात ये आई बच्चे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आ गया, जिसे हम r से भी डिनोट कर सकते हैं या r वेक्टर के मॉड से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है। बच्चे बोले सर बना तो दिया पैरेललोग्राम में, ये देखो ये डायरेक्शन बना तो दिया डायगोनल। अरे भैया डायगोनल में डायरेक्शन बना दिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन है। अब किसी ने 5 न्यूटन इधर बनाया था तो रिजल्टेंट इधर आ गया। अब जरूरी थोड़ी है 5 न्यूटन इधर ही हो, 5 न्यूटन तो किधर भी हो सकता है। अगर 5 न्यूटन इधर होता और 7 न्यूटन इधर होता, इन दोनों के बीच का डिग्री 60 डिग्री दे रखा होता क्वेश्चन में, तो रिजल्टेंट इधर आता। तो रिजल्टेंट किधर आ रहा है वो ऐसे नहीं बोलोगे कि बीच में इधर इधर, कहाँ कितना इधर आ रहा है, कितना इधर कितना इधर कितना इधर, या कितना रिजल्टेंट यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा, वो आपको एंगल की टर्म्स में बताना होता है। कौन से एंगल, इस एंगल की टर्म्स में, या तो ये या ऊपर वाला एंगल की रिजल्टेंट फर्स्ट वाले वेक्टर या सेकंड वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पे रिजल्टेंट फर्स्ट वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अगर किसी तरीके से हम ये निकाल पाए तो हम कह देंगे कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में विच मेक्स एन एंगल बीटा विद F1 फोर्स। तो बीटा कैसे निकालें, उसके लिए फॉर्मूला है tan बीटा इज इक्वल टू, बेटा मैंने वहाँ पे बताया था फॉर्मूले में कुछ चीज़, एक टर्म ऊपर आती है, 2 टर्म नीचे आती हैं। tan बीटा, ये जो r का एंगल है ये किसके साथ है, F1 के साथ, तो F1 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चा, F2 यहाँ आएगा, ऊपर साइन और नीचे कॉस, ये फॉर्मूला होगा। जिसके साथ एंगल लिख रहे हैं वो नीचे लिख देंगे, बचा F2 वो ऊपर लिख के साइन और कॉस लगा देंगे। चलिए F2 आपका दे रखा है 7 साइन 60 अपॉन F1 है आपका 5 प्लस 7 कॉस 60। ये लीजिए, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है, सॉरी साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 60 कॉस 60 की होती है 1/2। तो ये आप जब करेंगे तो ये देखिए यहाँ से हो गया 7/2 हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है प्यारे, ये ऐसा कर लीजिए, ये 7 और ये हो गया 1.732 को अपॉन 2 कर दीजिए, तो 2 1 2 0.866। ठीक है, अपॉन 5 प्लस 3.5, ये हो गया आपका 0.866 को मल्टीप्लाई करिए 7 से, 7 6 42 का 4, 42 46 का 4, 56 66 6.062, ये आपका आ गया 6.062 अपॉन 5 प्लस 3.5 हो गया 8.5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे प्यारे। अभी इन दोनों को डिवाइड करने के लिए जो भी करेंगे वो आप करिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि बीटा कैसे निकलना है। 8.5 6.062 ये कितने सा जाएगा, 2 डिजिट आपको लेनी पड़ेंगी एक साथ। 2 डिजिट से भी काम नहीं चल रहा है। 85 कितने, या पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, लीजिए पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 बच जाएंगे। तो यहाँ हो गया आपका 6062 अपॉन 8500। ठीक है बच्चे, 8500 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 लगेगा। ठीक है बच्चे, अभी ये 8500 है जबकि ये 60,000 है, तो 8500 7 सा मुझे लगता है हो जाएगा 008 7 5 सा 35 का 3 8 7 जा 56 59, ये आ गया 59500 0 2 1 और 1। ठीक है, कितने जा आया था 7 जा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे 8500, 1 जा आएगा 8500। ठीक है, ये हो गया 0 0 2 और 5 7, 10 में से 8 गए 2, फिर एक 0 लगाएंगे 8003 जा आएगा आपका 8500, 3 जा 0 0 15 का 1 25 500, ये बचा आपका 0 0 5 1, फिर एक लगाएंगे 0 तो
तो ये आपका जाएगा 1 से। तो प्यारे कम से कम 4 डिजिट तक आप ऐसे निकालेंगे। फिर से मैंने इतना लंबा किया, 4 डिजिट तक निकालेंगे। ये जब 5वीं डिजिट निकालेंगे तो 4 डिजिट को, चौथी डिजिट को राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा। तो ये आप देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.7132। ये आपका 10 बीटा आया प्यारे, 10 बीटा। बीटा नहीं आया है। बीटा कैसे निकाला जाए? बीटा निकालने के लिए 10 इधर ले जाना पड़ेगा। बीटा निकालने के लिए 10 इधर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीटा अगर छोड़ दें तो 10 इसके नीचे आएगा, नीचे 10 होगा, नीचे 10 की पावर 1 होगी, तो ऊपर 10 की पावर -1 होगी, तो यहाँ 10 की पावर -1 लिख देंगे। नीचे जाके जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1, 0.7132 ये बीटा का फॉर्मूला आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? ठीक है बच्चे, ये तो 10 बीटा की से आपने बीटा निकाल लिया, लेकिन बीटा खुद एक एंगल है तो कितने डिग्री होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 10 बीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ रहा होता तो आप डायरेक्ट लिख देते कि भैया 30 डिग्री। अगर 10 बीटा आपका 1 आ रहा होता तो डायरेक्ट लिख देते अरे 1 किस पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। लेकिन बेटा 10 बीटा इतना आ रहा है, ये तो आपको पता ही नहीं है। तब कैसे करोगे? पहले तो बीटा को ऐसे करके छोड़ दोगे, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो कैसे निकालोगे? बेटा बुक्स में आपने देखा होगा पीछे साइन टेबल, कॉस टेबल, टेन टेबल्स दे रखी होती हैं बड़ी बड़ी, वो टेबल से देख के चुटकियों में कितने एंगल पर ये वैल्यू होगी ये आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपको नहीं आता पीछे टेबल से ये देखना, और आप ये चाहते हैं कि कैसे देखी जाती हैं टेबल चुटकियों में, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने की, और उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया जाएगा। फिलहाल मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कितने लोग ये चाहते हैं कि हाँ ये वैल्यू टेन इनवर्स की, साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की कैसे निकाली जाती है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाए। फिलहाल बच्चे बात आई, अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ टेबल से देख के जो आपका आंसर आने वाला है वो लिख दे रहा हूँ 35 डिग्री 29 मिनट्स। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि भैया बीटा जो है ये एंगल आपका आएगा 35 डिग्री 29 मिनट्स, यानी रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री 29 मिनट्स विद द फर्स्ट 5 न्यूटन फोर्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ? नोट करिए ध्यान से, अपने आप भी करिए साथ में, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये एक तरीके का मानने की थ्योरम भी है जो आपको फैक्ट याद करना होगा। एक नई चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है, कह रहे हैं 2 वेक्टर्स बोथ इन इक्वल मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, जितना बोल रहे हैं उतना लिखते जाते हैं। 2 वेक्टर्स मान लिए P और Q, 2 वेक्टर्स हैं, दोनों इक्वल हैं। अरे वेक्टर्स इक्वल नहीं दे रखे हैं, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल दे रखा है। तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते तब वो लिखते जो मैंने अभी लिखा था। फिलहाल मैग्नीट्यूड सेम है, या तो ऐसे लिख लो या फिर सिंपली ऐसे लिख लो। हैव देयर रिजल्टेंट, हैव देयर इन दोनों का रिजल्टेंट इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है। इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन है, रिजल्टेंट P के ही बराबर है, या फिर कह लो Q के ही बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। बोले वो 2 वेक्टर्स कितने एंगल पे रखे जाएं कि उन 2 इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों के ही इक्वल आए। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, √p² + q² + 2pq cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? यहाँ वैल्यू डालो। रिजल्टेंट किसके इक्वल बोल रहे हैं? P के। ये सारी चीज़ें गिवन थी, जो गिवन है वो हम लिख दें और निकालना क्या है वो लिख दें। ठीक है, रिजल्टेंट P के इक्वल है। P की जगह तो P लिखा ही रहने दो, ऐसा करो कि Q की जगह भी P ही लिख दो, क्योंकि Q भी P के बराबर है। सबको P के टर्म्स में लिख दो ताकि कटपट सब मरमरा जाए, बच जाए तो थीटा। ठीक है, P की जगह P और Q की जगह जब P लिखेंगे तो P × P² हो जाएगा। थीटा तो अपन लोगों ने निकालना है बेटा। इधर अंडर रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा P² + P², 2p² + 2p² cos थीटा। कॉमन शॉमन आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया कितना? ये आपका हो गया ये
2p² कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ओके, p² से p² कट गया, ये आ गया 2, ये 1, 2 इसके नीचे आएगा तो हो गया 1/2, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस होके हो जाएगा -1/2, ठीक है प्यारे। कॉस थीटा 1/2 आ गया प्यारे, विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए कॉस थीटा अगर -1/2 आ रहा है, अगर कॉस थीटा 1/2 आ रहा होता तो आपको मालूम है थीटा कितना होता, कितने एंगल पे 1/2 होती है, 60 डिग्री पे, लेकिन यहाँ 1/2 नहीं है, कितना है -1/2। तो क्या आपको मालूम है -1/2 कितने एंगल पे होती है बेटा? अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो, जैसे आपको 0 पे मालूम है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे मालूम है, ऐसे ही आपको 120 और 180 भी मालूम होना चाहिए बच्चे। जैसे कॉस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, cos 0 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2, cos 90 होता है 0, cos 120 की वैल्यू नहीं हो रही है, याद कर लो -1/2, और cos 180 भी याद कर लो -1 होती है cos 180 माइनस। तो देखो -1/2 कितने एंगल पे होती है 120, ये आपको याद होना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यही हमने एंगल निकालना था, कितने एंगल पे रखें कि इक्वल आ जाए और उसका रिजल्टेंट पी के इक्वल आ जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने एंगल पे रखें कि रिजल्टेंट ईदर ऑफ देम के इक्वल आ जाए, या उल्टा करके ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स के बीच 120 डिग्री का 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है दो वेक्टर्स, यानी एक वेक्टर ऐसे है p वेक्टर और एक ऐसे है q वेक्टर, कितने पे 120 डिग्री पे, वो भी इक्वल, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा ये पूछा जाएगा। तो आप अब डायरेक्ट याद कर लो कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ईदर ऑफ देम, दोनों के ही बराबर आएगा अगर 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है प्यारे। तो 2 इक्वल फोर्सेस ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी, ध्यान कर लीजिए, लिख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आप बोल देना, अगर किसी क्वेश्चन में मैं बोलूं कि भैया दो वेक्टर्स हैं, F1 वेक्टर F2 वेक्टर 120 डिग्री पे हैं, तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, F1 इज इक्वल टू F2 है, तो आप डायरेक्ट कह देना सर रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1। दो वेक्टर्स हैं, एक A वेक्टर एक A वेक्टर, दोनों 120 डिग्री पे एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उनका रिजल्टेंट कितना ही होगा, A ही आएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए ओके, अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जरा पढ़िए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P act on a particle if the first be doubled and the second be increased by 20। ओके, कह रहे हैं दो फोर्सेस हैं P और 2P न्यूटन की, एक्ट ऑन अ पार्टिकल। फर्स्ट चलो F1 लिख दे रहे हैं आपको P और F2 लिख दे रहे हैं 2P, ठीक है, एक पार्टिकल पे एक्ट रही हैं। अगर फर्स्ट फोर्स को डबल कर दें, ये लीजिए फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया, यानी फर्स्ट नई फोर्स हो गई 2P, ये हो गई 2P, एंड द सेकेंड बी इंक्रीज्ड बाय 20, जो नई सेकेंड फोर्स थी उसे इंक्रीज कर दिया 20 न्यूटन से, यानी 2P प्लस 20 न्यूटन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, मतलब रिजल्टेंट का चाहे इस केस में डायरेक्शन निकाल लो, चाहे इस केस में रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही रहा। डायरेक्शन किसके टर्म्स में बताते हैं, बीटा के टर्म्स में। इसका मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर F1 से बीटा आ रहा था, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी एंगल F1 डैश से जो आएगा बीटा डैश, वो दोनों इक्वल होंगे। बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से इन दोनों का tan भी इक्वल होगा। डायरेक्शन इक्वल मतलब tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा डैश। चलो आगे करते हैं। पूछा क्या है, P की वैल्यू निकालो। सिंपल, जो दे रखा है ना वहीं से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि आपको दे रखा है tan बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, तो tan बीटा का फॉर्मूला डालो। tan बीटा, जैसे बेटा ये F1 है,
ये F2 है, रिजल्टेंट जो है ये आया, इसका F1 के साथ हम एंगल ले रहे हैं बीटा, तो जिसके साथ एंगल लेते हैं वो नीचे लिख देते हैं F1। बचा कौन? F2, वो ऊपर भी आएगा और यहाँ भी आएगा प्लस में, ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे कॉस आ जाएगा। ठीक है प्यारे, नीचे साइन ऊपर कॉस, वही काम यहाँ करेंगे। जैसे ये F1 डैश था, ये F2 डैश है, तो रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन F1 डैश के साथ हमने लिया क्या? बीटा डैश। तो tan बीटा डैश किसके साथ एंगल है? F1 डैश के साथ, तो F1 डैश यहाँ आ जाएगा। बचा कौन? F2 डैश, और F2 डैश ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाएगा। F1 डैश सॉरी F2 डैश ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? थीटा क्या है? थीटा इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। फोर्सेस का डायरेक्शन वही रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया है, जिसकी वजह से एंगल दोनों के बीच वही रहेगा, थीटा और थीटा। बस यहाँ पे वैल्यू शैल्यू डाल दो, P अपने आप आ जाएगा। वैल्यू शैल्यू डालने के लिए साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, F2 की जगह डाल दो 2P, F1 की जगह P, F2 की जगह 2P cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे आए F2 डैश की जगह 2P + 20, F1 डैश की जगह 2P, F2 डैश की जगह 2P + 20, और बात क्या आई? cos थीटा। ठीक है बच्चे, अभी क्या करेंगे? ये ऐसा कर सकते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप रायता फैलाओ। रायता फैलाने का मतलब है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर काटम पीट करो, इक्वेशन बनाओ वगैरह वगैरह। या एक काम और कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो बेटा, जैसे A/C = B/D होता है, तो मैथ में एक आइडेंटिटी होती है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है A/C = A-B/C-D। A-B/C-D एक होता है, रेशियो इक्वल रहता है माइनस करने के बाद भी। ये वाला अगर यहाँ कंसेप्ट लगाएं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे तो आप देखेंगे माइनस करने से ये कट जाएगा। पहले ऐसा करें, इसे ऐसे लिखें 2P/P + 2P cos थीटा। इस ब्रैकेट को खोल दे रहा हूँ पहले, ये हो गया 2P + 20 अपॉन, ये हो गया 2P + 2P cos थीटा + 20 cos थीटा। ठीक है, इसको अगर हम क्या करें, ये वाला यहाँ पे कंसेप्ट लगाएं, दिस अपॉन दिस 2P/P + 2P cos थीटा, जो LHS में लिखा था वो वैसे ही लिखा रहने दिया। बाकी इसे ऐसा कर देते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A-B/C-D, या ऐसे भी लिख सकते हैं B-A/D-C। ठीक है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, ये इक्वल होगा। ठीक है, चलो ये ले लिया, अब ये लिख लेते हैं, मतलब दिस अपॉन दिस वैसे ही लिखा रहने दिया, और आगे लिख देते हैं दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। बच्चे जब दिस माइनस दिस करेंगे तो 2P से 2P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 20। ठीक है, दिस माइनस दिस करेंगे तो 2P - P कितना हो जाएगा? P, और 2P cos थीटा - 2P cos थीटा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 20 cos थीटा, 20 cos थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, इस इक्वेशन से ये इक्वेशंस बनने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ऐसा करिए, ऊपर नीचे PP कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 2PP कट जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन आके P/1 + 2 cos थीटा = 20/P + 20 cos थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 2P + 40 cos थीटा = 20 प्लस ये इधर गया मल्टीप्लाई होके 40 cos थीटा। अरे 40 cos थीटा काट गया, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। देख रहे हो कितनी बड़ी टर्म में कट गई, ले हो कितना छोटा सा बच गया। 2P = 20, P = 10, और वो भी क्या? न्यूटन। सब फोर्सेस न्यूटन में है, तो ये आ गया न्यूटन जो आपको निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ P 10 न्यूटन। तो देखो क्वेश्चन देखने में कितना अजीब सा होता है, लेकिन बिना घबराए जो चीज़ दे रखी है बस वो लिखिए, और जो फॉर्मूला डाल सकते हैं वो डालिए। मतलब
मतलब चाहे आंसर कैसे भी आए, आंसर कैसे आएगा बिना इसके सोचे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसे कर तो रहे हैं, कैसे पी निकल पाएगा, इससे मत घबराया करिए। वैल्यू डाल के जो कर सकते हैं करते जाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि जो भी हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, आंसर निकल ही आएगा। नहीं भी निकलेगा तो हमें गलती पता चल जाएगी। गलती पता लगना भी एक बहुत बड़ी बात है। जितना ज़रूरी सही आंसर आना है उतना ज़रूरी गलत आंसर पता लगना भी है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि अगली बार वो गलती ना हो। तो चाहे आंसर निकले या ना निकले, यू विल बी एट विन विन पोजीशन इन बोथ द कंडीशन। चाहे गलत आए चाहे सही आए, गलत आएगा एक बार गलत हो जाएगा, अगली बार पता चल जाएगा ये गलती नहीं करनी है तो सही करेंगे आप। ठीक है प्यारे, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। पॉज करके इसे नोट फोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या दे रखा है, बोल रहे हैं कि व्हेन एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेस P एंड Q। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये अपने आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप कर लेंगे। मेरे बिना बताए अभी पॉज मारिए, पहले अपने आप करिए, फिर देखना कि आंसर मैच किया नहीं किया। मैच कर जाएगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस, दो फोर्सेज हैं, एक P प्लस Q है, P और Q फोर्स नहीं है, एक फोर्स P प्लस Q है, लेट इट बी F1, और दूसरी फोर्स F2 कितनी है, P माइनस Q है। ठीक है, एट व्हाट एंगल, ये दोनों फोर्सेस कितने एंगल पर एक्ट करें, ठीक है, सो दैट इनका रिजल्टेंट अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ये हटा दीजिए। ठीक है, ओके, अच्छा बहुत ही सिंपल है ना। मैंने बोला कहाँ से स्टार्ट करना है, जो दे रखा है वहाँ से स्टार्ट करना है। पहले जो दे रखा है वो लिख दीजिए, जो निकालना है वो लिख दीजिए, और जो गिवन है वो लिख के वहीं से स्टार्ट है। रिजल्टेंट दे रखा है तो आप डाल दो ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। दो फोर्सेस के रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, जो आपको दे रखा है पहले से 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। लीजिए वैल्यू शैल्यू डाल दो बस इसमें। F1 की जगह लिख दो P प्लस Q, F2 की जगह P माइनस Q, 2p प्लस Q इंटू P माइनस Q, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कॉस थीटा। थीटा हमने निकालना है। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में बच्चे, ये भी अंडर रूट ये भी अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कट के मर जाएंगे और अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करना है बस। यहाँ पे जब आप करेंगे ये हो गया p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा 2pq, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq, ये हो जाएगा, आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अरे बाप रे, क्या हो रहा है, ये तो रायता फैल रहा है, रायता फैल रहा है, फैलने दो, अभी ऐसे सिमटेगा अपने आप की कहोगे अरे वाह, सोचा ना था सर कि इतनी जल्दी ऐसे भी हो सकता है। देखो जरा 2pq कट गया माइनस प्लस, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस थीटा 3p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। बच्चे ये 2p स्क्वायर 2Q स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये माइनस 2Q स्क्वायर उधर जाएगा तो Q स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर, ये बच गया इधर। ठीक है, अरे p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कट गया, ये 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा कितने एंगल पे कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही पूछा था, इन दोनों के बीच कितना एंगल हो, ये अपन लोगों का आ गया। अगर यहाँ पे जैसे आपने देखा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब 0.5 आया है, तो आपको थीटा मालूम है कि भैया कितना होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos इधर है, इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू आपको मालूम थी 0.5 कह लो या 1/2 कह लो, इसकी तो वैल्यू आपको मालूम थी कितनी होती है 60 डिग्री। लेकिन अगर कुछ ऐसे आ जाता cos थीटा इज इक्वल टू 0.5126,
तो थीटा कैसे लिखते, कॉस इनवर्स 0.5126। अब इसकी वैल्यू क्या होती, वो कहाँ से निकालते, टेबल से, साइन टेबल और कॉस टेबल से आप निकालेंगे, कॉस टेबल से निकालेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो अभी तक के लिए आप सिर्फ यहीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन इसकी कैसे निकालनी है अगर एग्जाम में आ गया, कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि आपको नहीं आता। यू वांट द वीडियो फ्रॉम मी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी बना के इसी वीडियो के लिंक में डालने की। ठीक है प्यारे, चलिए ये कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चे, आ जाइए अपने अगले एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। अगले जो मैं 3 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 कराने वाला हूँ, ये बहुत ही पॉपुलर 4 क्वेश्चंस हैं जिसकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसे और ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स q वेक्टर एंड r वेक्टर, p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। 2 वेक्टर्स हैं p वेक्टर एंड q वेक्टर, इनका रिजल्टेंट r है। ये लीजिए, अगर बनाने को बनाना चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए एक p वेक्टर, ठीक है, ये p वेक्टर, और अगर ये एक q वेक्टर है तो ये लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, ये q वेक्टर इधर बनाने की बजाय चलिए इधर बना ले रहा हूँ, ये p वेक्टर और ये q वेक्टर, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये कितना, r वेक्टर, जो कि p और q का रिजल्टेंट है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। कह रहे हैं ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q वेक्टर, q वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, यानी ऐसे बनाने की बजाय इसे उल्टा इधर बना दिया, ये लो ऐसे बना दिया, उतना ही बड़ा उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस q वेक्टर, माइनस का मतलब उल्टा कर दिया। देन द रिजल्टेंट बिकम्स s वेक्टर, पहले p और q था तो इसका रिजल्टेंट ये आया, अब इसको उल्टा करके इधर कर दिया तो इसका और इसका रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से क्या बन जाना है, ये बन जाना है। वो कितना हो गया, s वेक्टर, किस किस का रिजल्टेंट, p वेक्टर का और माइनस q वेक्टर का। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड मैं बता रहा हूँ, दूसरा मेथड डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे किया जाता है। कैसे, वो तो जब डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तब वहाँ पे हम ये क्वेश्चन फिर से ले आएंगे उठा के, तो देखेंगे डॉट प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं। चलिए अभी क्योंकि बेटा हमें यहाँ पे r स्क्वायर और s स्क्वायर दे रखा है, या r वेक्टर का स्क्वायर प्लस s वेक्टर का स्क्वायर दे रखा है, r का स्क्वायर दे रखा है, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, क्योंकि r जो रिजल्टेंट है वो इसका और इसका है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला लोगे क्या, नहीं, बताया था हमने एक ऐसे, तो p से q वेक्टर का डायरेक्शन आप ये लोगे, अगर ये थीटा है, p वेक्टर और q वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो ये बताओ p वेक्टर और माइनस q वेक्टर के बीच, p ऐसे जा रहा था, माइनस q इतना इधर आ गया, तो p और माइनस q के बीच कितना एंगल हो गया, 180 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, चलिए फिलहाल r जो रिजल्टेंट था वो p और q का था, r जो रिजल्टेंट था वो p और q का है, तो हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं p और q का रिजल्टेंट। तो चलो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, लेकिन क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ऐसे भी लिख के रख दो पहले से, r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखने में पढ़ने में बड़ा टिपिकल लग रहा था, लेकिन देखो कितना आसान बन जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। अब एस स्क्वायर चाहिए, एस स्क्वायर, एस किसका रिजल्टेंट है, एस रिजल्टेंट है p का और माइनस q का, तो s क्योंकि रिजल्टेंट है p का और माइनस q का, तो s इज इक्वल टू अंडर रूट, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, जैसे एक ये है तो रिजल्टेंट ये आया, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस माइनस q स्क्वायर प्लस 2p माइनस q कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। जैसे यहाँ p और q का रिजल्टेंट ये था, तो p और q का रिजल्टेंट r का फॉर्मूला ये लिख दिया। s के केस में p और माइनस q का रिजल्टेंट s है, तो p की जगह तो p रहने दिया,
Q की जगह माइनस Q लिख दिया, Q की जगह माइनस Q लिख दिया, तो ये रिजल्टेंट आ गया S। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन प्यारे यहाँ पे कर दी हमने एक गड़बड़ी। ध्यान रखना, जानबूझ के गड़बड़ी करी गई है, गलती करी गई है, ताकि आपको पता चले कि आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या गलती? बेटा ये जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का दो वेक्टर्स के बीच, जैसे दो फोर्सेज हैं उसके रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला लिखते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे F1 और F2 के मैग्नीट्यूड्स लिए जाते हैं या डायरेक्शन भी कंसीडर किया जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ F1 लिखा है, F1 वेक्टर तो नहीं लिखा है, यानी सिर्फ F1 और F2 की वैल्यूज़ लेनी है, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो। वैल्यू अगर 10 न्यूटन है तो 10 लेनी है, -10 थोड़ी लोगे, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जब P और Q है तो सिर्फ वैल्यूज़ ली, तो बेटा यहाँ भी तो P वेक्टर और -Q वेक्टर का रिजल्टेंट S वेक्टर जब आप निकाल रहे हो तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स ही तो लोगे। -Q वेक्टर में माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में है, Q के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड तो Q के बराबर ही होगा। अगर Q 5 न्यूटन है तो -Q का वैल्यू भी तो 5 न्यूटन ही होगी, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ वैल्यूज़ लगेंगी। ये दिमाग में बसा लो कि रिजल्टेंट के जो फॉर्मूले में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2P को उसमें सिर्फ वैल्यू लगेंगी, साइन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए साइन नहीं लगेगा, बसा लो, कॉपी में ऊपर नोट कर लो। सर ने कहा है इस फॉर्मूले में साइन नहीं लगाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डालने हैं। तो इसके हिसाब से फिर से इसका स्क्वायर करें तो ये हो गया S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। थीटा नहीं लिखेंगे बच्चे, यहाँ डायरेक्ट एंगल देखें अगर P वेक्टर और -Q वेक्टर के बीच, तो एंगल तो इसके बीच ये है 180 माइनस थीटा लिखेंगे। और cos 180 माइनस थीटा की बात करें प्यारे, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है जो याद होनी चाहिए। cos 180 माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस ये माइनस 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। लो अब तो सिंपल है, R स्क्वायर आ गया, S स्क्वायर आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, LHS LHS RHS RHS, तो 1 इक्वेशन प्लस 2 इक्वेशन, ये बन गए R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पूरा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। अरे ये कट गया, ये ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड। देख पा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, दिमाग में बसा लो। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात निकल के आ रही है। थ्योरी तो हमने पढ़ी ली, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं थ्योरी के, कि अच्छा ऐसा बताया था, इसमें ये ऐसे अप्लाई होगा। ठीक है प्यारे, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले पॉज करके ये पूरा अपने आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, शायद थोड़ा सा छोटा लिखा हो, चलो सही कर लो, मैं लिखवा रहा हूँ। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स u वेक्टर एंड v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू u वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर। अभी मतलब समझिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, u वेक्टर एंड v वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, ये लीजिए हमने बना दिया। इस तरीके से है u वेक्टर और v वेक्टर, ये u बना दिया, लेकिन v वेक्टर कहाँ बनाओगे? v वेक्टर ऐसे है कि इन दोनों का रिजल्टेंट u के परपेंडिकुलर होगा, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू u। तो आप पहले u बना लो, ऐसा करो, पहले u बना लो और u के परपेंडिकुलर में एक रिजल्टेंट बना लो पहले से ही। u का परपेंडिकुलर में है रिजल्टेंट u का और v का, तो v कहाँ बनेगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ट्राइंगल लॉ से ये कहते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। तो u ऐसे है तो ऑब्वियसली v को ऐसे ही होना पड़ेगा, तभी u वेक्टर और v वेक्टर का रिजल्टेंट ये आएगा ट्राइंगल लॉ से। ये हमने बना लिया। इसमें कह रहे हैं u और v वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। u और v के बीच का एंगल ये मत बोल देना, u ऐसे जा रहा है, v इतने एंगल पे इंक्लाइंड है, हमने ये एंगल निकालना है कि कितना होएगा, कितना
होएगा ये वाला एंगल। तो चलो लेट से ये वाला एंगल थीटा रख दो, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, यही वाला एंगल हमने निकालना है। एक चीज़ और दे रखी है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड, कौन इट्स, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ v। जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो v वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हाफ है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू v/2। इन चीज़ों का यूज़ करके हमें ये एंगल निकालना है। कैसे निकालें भैया एंगल, कैसे निकालें, कैसे 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 प्यारे, यहाँ tan बीटा का फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि tan बीटा में बीटा क्या होता है, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है एक किसी भी वेक्टर से। ये जो एंगल है ये रिजल्टेंट का एंगल नहीं है किसी एक वेक्टर से, ये अलग ही एंगल है। इसको सिंपल हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। वो आप देख रहे हैं r और v के बीच, r और v के बीच रिलेशन दे रखी है, यानी थीटा की परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूज के बीच रिलेशन क्या होती है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपकी r और हाइपोटेन्यूज है v वेक्टर। अरे यहाँ वेक्टर लिखोगे या नहीं लगाओगे प्यारे, परपेंडिकुलर एक तरीके की साइड है जो लेंथ बताती है, तो लेंथ में वेक्टर थोड़ी लगेगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लगेगा। ये बहुत ध्यान रखें, गलतियां करना जरूरी है, तभी पता चलता है, ध्यान रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। यहाँ सिर्फ उसकी लेंथ लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, ना कि वेक्टर का साइन। अब r दे रखा है आपको कितना, v/2, r की जगह v/2 लिखा, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, v से v कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो थीटा कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री पे। तो बेटा ये 30 डिग्री आ गया आपका, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। दिस इज द आंसर जो आपसे पूछा था। समझ पा रहे हो? तो कितना आसान देख रहे हो, इससे आसान क्या हो सकता है। सिर्फ समझने वाली बात है, सिंपल मैथ्स लगनी है। थोड़ा सा वेक्टर्स का कंसेप्ट है कि एंगल बाहर वाला लेना है या अंदर वाला लेना है, और वेक्टर यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे डायग्राम बनना है। ठीक है प्यारे, चलिए इसको करिए नोट, अपने आप समझिए, नोट मत करिए, अपने आप समझिए, फिर अपने आप करिए, फिर हम चलते हैं आगे। ओके प्यारे, अगला जो क्वेश्चन है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने की, और कुछ अच्छा भी है, अलग है थोड़ा। देखिए कितना टिपिकल लगने के बाद भी कैसे आप कर पाएंगे। क्वेश्चन, टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट अ पॉइंट एट थीटा डिग्री। ठीक है, P एंड Q कितने एंगल पे लग रही हैं, थीटा डिग्री पे। हैव देयर रिजल्टेंट कितना है, 2n + 1 अंडर रूट p² + q²। जो वो बोल रहे हैं हम वैसा लिखते जा रहे हैं। अच्छा, एंड व्हेन एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, जब p और q के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाए तो बोल रहे हैं देन देयर रिजल्टेंट, नया रिजल्टेंट हो जाएगा 2n - 1 अंडर रूट p² + q²। ठीक है, तो वी हैव टू शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू दिस। tan थीटा का अपन लोगों ने फॉर्मूला निकालना है। तो बच्चे tan थीटा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो बाद की बात है, पहले आप जो दे रखा है उससे क्या कर सकते हैं वो देखो, क्या निकालना है वो बाद की बात है। हमेशा मैं ऐसा ही कहता हूँ, पहले जो गिवन है वो लिखो, उससे क्या निकाल सकते हो वो सारी चीज़ें निकाल लो, फिर जाओ क्वेश्चन पे कि पूछा क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो वेक्टर्स के थीटा डिग्री के एंगल पे रिजल्टेंट दे रखा है। आप पहले अपने पास से बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट का होता है अंडर रूट p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, जो आपको दे रखा है कितना, 2n + 1 अंडर रूट p² + q²। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, स्क्वायर करना चाहिए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट कटेगा नहीं सारे, बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया p² + q² + 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 का होल स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा, p² + q² हो जाएगा। ठीक है,
अब क्योंकि प्यारे इसके आगे क्या करना चाहिए उसकी बात आई, तो आप देखो इधर भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिख रहा है, इधर भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाते हैं। उससे क्या होगा, पहले तो इधर बचेगा 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इधर आके ये पूरा माइनस में ऐसी ब्रैकेट में लिख दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर प्लस में था उधर आके माइनस में, तो कॉमन आ गया यहाँ पे। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपका 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ 2pq cos थीटा। इसके आगे क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि इस ब्रैकेट के स्क्वायर को खोल सकते हो, चलो खोल दो, और क्या कर सकते हो, जो कर सकते हो करते रहो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, यहाँ से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, 4n कॉमन आ गया, तो ये लीजिए 4n कॉमन लिख दिया, बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ही, 4n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका क्या बचेगा, 4n से n बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो जो कर सकते थे वो कर दिया, बस इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 काट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन काटना चाहो काट दो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही छोड़ दो, अभी आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आइए, आर डैश का फॉर्मूला लिखिए। आर डैश रिजल्टेंट है पी और क्यू के बीच का, जिनके बीच एंगल अब की बार 90 माइनस थीटा कर दिया है, यानी पहले जैसे 30 डिग्री था अब की 60 डिग्री कर दिया, 90 माइनस 30। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है बच्चे अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है प्यारे, कॉस 90 माइनस थीटा, वैसे थीटा लिखते हैं या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो अंडर रूट कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा पहले भी कर चुके हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट हट गया तो ये यहाँ पे बच गया, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर उधर ले जाएं तो ये हो गया 2pq कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो इधर उठ के माइनस में आ गया। बेटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा करिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा आपका 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जैसे यहाँ था वैसे ही वहाँ बीच में माइनस आ गया है, ब्रैकेट खोलिए इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट श्रैकेट खोल के जो चीज़ अब की बार बचेगी आपकी वो यही बचेगा आपका, क्या, ब्रैकेट खोल के जैसे बच्चे यहाँ पे 4n n प्लस 1 बचा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4n पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा n माइनस 1। ये आप अपने आप करेंगे ये वाला स्टेप, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कैसे आएगा। फिलहाल ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो जो कर सकते थे वो हमने करा, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन पे वापस जाइए, आपको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, यहाँ आ गया 2pq कॉस थीटा 2pq साइन थीटा। अरे टेन थीटा तो देखते ही याद आया कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो बेटा कर दो 2 इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1। तो 2 पर लिखी हुई है 2pq साइन थीटा और लिखी हुई है 4n पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर n माइनस 1 और अपॉन कर दो फर्स्ट, तो ये हो गया 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 4n पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर n प्लस 1, सब कट गया सब कट गया सब कट गया, बच गया साइन अपॉन कॉस टेन थीटा और इधर बच गया n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। देखा प्यारे कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। जो बोला था बस वैसे वैसे जो कंसेप्ट आपको पता है वैसे वैसे करते जाओ जहाँ तक कर सकते हो, कुछ ना कुछ देखने पर जरूर पता लगेगा कि आगे क्या करना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार इसको दिए जा रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पॉज करने के बाद अपने आप करिए फिर बढ़िया आगे। ओके प्यारे,
आ जाइए अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा लंबा हो गया है लेक्चर, लेकिन पूरा ख़त्म करना है टॉप 10 न्यूमेरिकल्स के साथ। एक बोनस है फिलहाल बच्चे, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में। प्रूव करना है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इन इक्वालिटीज एंड स्टेट द कंडीशन इन विच द अबव साइन अप्लाई। मतलब क्या है आप समझिए। बोल रहे हैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमने प्रूव करना है इन इक्वालिटीज। बड़ा ही अजीब सा लग रहा है सर, ये स्टार्टिंग कैसे करें। तो बेटा आप ये मानिए कि a प्लस बी, जैसे हम ऐसे लिखते थे a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके रिजल्टेंट ऐसे लिखते थे, तो ये ऐसे ही तो लिखा है, बस यहाँ पे स्मॉल कर दिया है बस। तो मान लें a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट r वेक्टर है, तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये लो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसे हम r भी लिखते हैं, वो यही तो होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? जैसे अगर p और q का है, यहाँ a और b का है, तो ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बस एक काम ये करिए कि जो मैग्नीट्यूड है इस तरीके से, ये मैग्नीट्यूड की जगह ऐसे लिख सकते हैं, a के मैग्नीट्यूड की जगह a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, b का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि सब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिखे हैं। ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड का मतलब ये यही लिखा है a प्लस b, लेकिन ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा है, तो आप भी a को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दीजिए, ये लीजिए ऐसे लिख दीजिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लो, क्या परेशानी है ना भैया। ठीक है, और r वेक्टर क्योंकि खुद a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो इसे ऐसे लिख दो, क्या परेशानी है ना। मॉड वैसे ही लगा रहने दो, r वेक्टर की जगह ये लिख दिया। देखो अब कुछ ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, लेकिन यहाँ इक्वालिटी का साइन है। अभी देखो यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मॉड है, मैग्नीट्यूड है, वो a के मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। मतलब इसकी जो ये देखो छोटा होगा, मतलब इन दोनों का सम जो भी आएगा या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर हो सकती है या तो इससे छोटी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती का मतलब ये है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर इससे छोटी ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी ये इसकी कैसी वैल्यू है, अगर a प्लस बी करें तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप ये देखो, आपको मालूम है कि कोई भी वेक्टर मैक्सिमम तब आता है, ध्यान से समझना, फिर यहाँ एक नई चीज़ समझाई जा रही है कि जैसे दो फोर्सेस हैं, मान लो एक है आपकी 8 न्यूटन और एक है फोर्स आपकी 6 न्यूटन। ठीक है, एक F1 8 है और F2 आपकी 6 न्यूटन है। तो बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर लगेंगी F1 और F2, तो इनका रिजल्टेंट F1 प्लस F2 हो जाना है। ठीक है, नहीं है, यानी 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 न्यूटन हो जाना है। ठीक है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तो माइनस हो जाना है, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 न्यूटन हो जाना है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी फोर्सेस, ध्यान से समझना, एक नया कंसेप्ट यहाँ पता चल रहा है। कोई भी दो वेक्टर्स किसी भी एंगल पे एक्ट करें तो उन दोनों की किसी भी एंगल पे एक्ट करने पर जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी, या कम से कम क्या आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा तब आ सकती है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी ऐड करके जैसे यहाँ 14, और कम से कम तब आएगी जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करके F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। बाकी किसी भी एंगल पे हो, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, किसी भी एंगल पे हो, उसके इसमें जो रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट की वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम वैल्यूज, या तो 14 मैक्सिमम या लीस्ट 2 न्यूटन। बाकी जो वैल्यूज आएंगी वो 2 और 14 के बीच में ही लाई करेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में, कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो मैं टेस्ट में भी दूंगा। लीस्ट वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 14, या फिर इसके बीच की हो सकती है। मैक्सिमम तब होगी जब वो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल 0 हो। मिनिमम तब होगी
F1 और F2 के रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर्स का जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी ऑपोजिट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ हमने कहा कि हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी या तो उससे छोटी होगी, लेस देन मतलब उससे छोटी होगी, या मैक्सिमम इतनी होगी। तो हम ये कहें कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर विल बी मैक्स कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। तो यहाँ पे हमने निकाला A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट A वेक्टर का स्क्वायर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB, A वेक्टर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 0 1 होता है। तो ये लीजिए, ये हो गया A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस 2A और B cos 0 हो गया 1। अरे भाई, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB किसका फॉर्मूला है, A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है। लेकिन A को A ना लिख के ऐसे लिखेंगे, B को B ना लिख के ऐसे लिखेंगे, और ये अंडर रूट लगाए। अगर स्क्वायर का अंडर रूट करें तो ये देखिए, ये सिर्फ स्क्वायर हट जाएगा और ये बच जाएगा। और ये इसकी कैसी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम, तो नीचे मैक्स लिख दे रहा हूँ। तो ये देखिए, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी, दिस मैक्सिमम वैल्यू दिस आ गई है, ये मैक्सिमम है। यानी अगर भैया ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, तो एक्चुअल वैल्यू या तो इतनी होगी या फिर इससे कम ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए कम होगी तो ऐसा लगाएंगे, इक्वल होगी तो ऐसा लगाएंगे। तो ये लीजिए, ये इनइक्वालिटी इस तरीके से प्रूफ हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और ये इनइक्वालिटी कब वैलिड होगी, जब मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से थीटा 0 होगा। आगे बढ़िए, आगे बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए कैसे कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमने ये प्रूफ करना है कि ये इससे A प्लस B, ये जो रिजल्टेंट है ये A वेक्टर माइनस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। इससे ग्रेटर का मतलब बड़ा होगा या इक्वल टू, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू दिस होगा। इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, ये हमने देखना है। यानी यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे आपने लिखा था वही मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। A प्लस B का रिजल्टेंट लिखा आपने, A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी मिनिमम कब होगा, व्हेन आपने देखा जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एंगल उनके बीच 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ऊपर डाल दीजिए। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डालेंगे, A वेक्टर का स्क्वायर B वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर B वेक्टर cos 180 डालेंगे, तो ये जो इधर A प्लस B निकलेगा, ये कैसा निकलेगा, मिनिमम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। cos 180 होता है बेटा -1, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, यहाँ पे तो हमने मॉड है तो ऐसे लगाना पड़ेगा ही। ठीक है, अच्छा, अरे ये तो किसका फॉर्मूला है, ये तो A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये लीजिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, अंडर रूट वैसे ही अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा। A वेक्टर माइनस इस तरीके से, एक मिनट, ये देखिए ऐसे है, ये A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। A को हम ऐसे लिख सकते हैं, A का मैग्नीट्यूड, और B का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा तो सिर्फ A वेक्टर माइनस B वेक्टर बचेगा। इधर हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये मिनिमम। तो बेटा हमने ये मिनिमम वैल्यू निकाल ली, यानी A प्लस B का A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी होगी, मिनिमम इतनी हो सकती है, यानी इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है। यानी या तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड इतना होगा
या फिर इससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए कैसा साइन लगेगा? ग्रेटर का। तो देखिए इस तरीके से ये आपने सेकंड वाली इनइक्वालिटी भी प्रूफ कर दी। कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन है लेकिन भैया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एक बार फिर से देख लो समझने के लिए। ओके प्यारे, तो ए और बी ये हो गए, सी और डी आपको खुद करने हैं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और कोशिश करिए सी और डी निकालने के लिए, बेटर रहेगा आपके लिए, खुद अपने हाथ पैर मारेंगे। अभी हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन है 10 के बाद 11वां क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कह रहे हैं ऑन एन ओपन ग्राउंड मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिट्स लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 5 मीटर। ऐसे एक ओपन ग्राउंड है और मोटरसाइकिल चल रही है उस पर इस तरीके से कि हर 500 मीटर चलने पर वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाता है, लेफ्ट में मुड़ जाता है हर 500 मीटर चलने पर। कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। जैसे ऐसे गया 500 मीटर, फिर मुड़ गया 60 डिग्री, फिर मुड़ गया 60 डिग्री, 500 मीटर चल के 60 डिग्री मुड़ रहा है। तो बेटा समझो अगर 60 डिग्री मुड़ रहा है तो टोटल जो चक्कर होता है 360 डिग्री का होता है। अगर वो हर एक मोड़ पे 60 डिग्री मुड़ रहा है यानी 360 डिग्री मुड़ के वापस वहीं पे कितने टर्न्स के बाद आ जाएगा? 6 टर्न्स। पहले 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 6 टर्न्स के बाद पूरा 60 होने के बाद वो वापस वहीं आ जाएगा। यानी इसका जो पाथ है वो हमें समझना होगा एक हेक्सागन की शेप में होगा। हेक्सागन किस तरीके से? ये देखिए मैं एक इस तरीके से हेक्सागन बना रहा हूँ, एक टर्न, ये इस तरीके से हेक्सागन मैं बना रहा हूँ। देखिए बच्चे हेक्सागन कैसे बन रहा है, ये हेक्सागन इस तरीके से मैं ये यहाँ आया और ये इस तरीके से। ये देखिए हेक्सागन की शेप में 6 पार्ट्स होंगे उसके। यहाँ से स्टार्ट किया ए बी सी डी ई एफ, तो 500 मीटर यहाँ चला, 500 मीटर यहाँ, हर जगह 500 मीटर इस तरीके से चल रहा है। ए से बी पहुँचा, पहले यहाँ से शुरू करके ऐसे जाना था, 60 डिग्री मुड़ गया, फिर यहाँ जाते जाते यहाँ से 500 मीटर के बाद 60 डिग्री ऐसे मुड़ गया। तो ऐसे इस तरीके से ये चले जा रहा है। ठीक है प्यारे, ऐसा दे रखा है। कह रहे हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालिए कौन से मोड़ पे? 3rd, 6th एंड 8th टर्न पे, और डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए और टोटल डिस्टेंस भी निकालिए। तो 6th टर्न पे, ये 3rd टर्न पे और 8th टर्न पे कहाँ होगा? देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसका पहला टर्न हो गया, ये इसका दूसरा टर्न हो गया, ये इसका तीसरा टर्न, 4th टर्न, 5th टर्न, 6th टर्न, 7th टर्न, 8th टर्न, 8th टर्न तक लिख रहे हैं बस हमें, उसके बाद नहीं। तो हमें 3rd टर्न, 6th टर्न और 8th टर्न, इन तीनों पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। कैसे करें? चलिए सबसे पहले बात आई 3rd टर्न। तो बेटा 3rd टर्न पे यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ से चला ये, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल। ये जो लेंथ होगी, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, 3rd टर्न की बात कर रहे हैं, 3rd टर्न, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी ए से डी। ए से डी कैसे निकालें प्यारे? उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं पड़ेगी। इसका नाम रख दें P, इसका नाम रख दें Q। तो प्यारे जो पूरा ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट है वो हम लिख सकते हैं AP प्लस PQ प्लस QD, AP प्लस PQ प्लस QD। ज़रा बताइए ए से P से Q तो किसके बराबर हो जाएगा? P से Q हो जाएगा ये पूरा BC के बराबर, जो आपको पता है 500 है, B से C 500 है। ठीक है, अब AD कैसे निकालें? A से P कैसे निकालें? तो बेटा ये एक ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल में एक साइड पता है आपको 500, अगर एक एंगल पता चल जाए तो ये वाली AP निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। कैसे पता चले? भैया ये 60 है तो आप ये देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए ये पूरा एंगल आपको मालूम है कितना होएगा? 120 डिग्री। हेक्सागन कितना एंगल बनाता है अंदर? 120 डिग्री बनाता है। तो प्यारे इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऑब्वियसली बात है ये वाला 60 होगा और ये वाला 60 होगा। ठीक है, हो गया 120। अब इस 60 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 30 होगा
और ये 30 होगा। तो देखिए ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री आ गया, तो मैं यहीं पे साइड में कर रहा हूँ। इस 30 के सामने वाली साइड आपको निकालनी है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज दे रखी है। तो ट्राइंगल अगर हम ले लें, ट्राइंगल APB, इसमें साइन 30 निकालें तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर यानी AP अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB। तो AP आपका हो गया AP और AB हो गया 500, साइन 30 होता है 1/2, 500 ऊपर जाएगा ये, तो इस तरीके से AP आपका आ गया कितना 250। तो बेटा ये हो गया 250, जैसे ये 250 आया है AP, ऐसे ये 30 डिग्री लेके आप QD निकालेंगे, ये भी आपका आएगा 250। तो 250 मिलके हो गया आपका 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर तो हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। बात आई डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, 500 500 500 टोटल मिला के हो गए 1500 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर। ये इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर कह रहे हैं उसके बाद सिक्स्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न ये है 6 टर्न, 1 2 3 4 5 6। अरे ये तो वापस वहीं पे आ गया। तो बच्चे सिक्स्थ टर्न पे, सिक्स्थ टर्न की अगर बात करें तो सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट हो जानी है 0, वापस वहीं आ गया इनिशियल फाइनल, और डिस्टेंस हो जानी है 6 रास्ते हो रहे हैं 500 500 500 500, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 × 500 = 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर। सिंपल सा। एक जल्दी से 8th टर्न का और निकाल लो। 8th टर्न पे वो कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। तो 8th टर्न की बात करें प्यारे, तो इस डायग्राम में मैं ये रब करके 8th टर्न निकाल रहा हूँ। तो देखिए 8th टर्न का कैसे करेंगे। 8th टर्न यहाँ पे पहुँचा है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल होगी ये पूरा 8th टर्न। डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी AC कैसे निकालेंगे वो देख लो। AC निकालने का तरीका सिंपल बच्चे, ये आपको मैंने बताया पूरा 120 है, जिसमें ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। तो आप ऐसा करो, इसका नाम रख दो M। तो AC जो है वो पूरा हो गया AM + MC, और AM और MC दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 AM। अब AM कैसे निकालें बच्चे, ए ट्राइंगल ले लो फिर से। 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आपको चाहिए, जबकि 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज दे रखी है। तो फिर से ट्राइंगल लेंगे AMB, और इसमें फिर से साइन 60 लेंगे। अब की बार साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गई आपकी AM और हाइपोटेन्यूज हो गई ये 500। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ AM = 500 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। तो ये लीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 500 √3/2, ये हो गया 1000 इंटू √3/2 होता है 0.866, तो ये आपका हो गया 866 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी, डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल दो। यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का ये मत लिख देना, बोले सर 500 500 1000। अरे भैया 8th टर्न कब आएगा, एक टर्न यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 पाथ्स कवर करके, एक पाथ 500 मीटर है, तो 8 पाथ्स होंगे इसके, 8 × 500 यानी 4000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे। तो था थोड़ा अलग क्वेश्चन, लेकिन सिंपल मैथ्स थी, दिमाग लगा के करना था। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यहाँ पे कोई वेक्टर्स का खास यूज़ नहीं हुआ है, सिंपल मैथ से आपको करना था। फिलहाल प्यारे, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो जल्दी से एक थंब बटन दबा दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बढ़िया से आपको समझ में आ रहे हैं, ताकि आगे और अच्छे अच्छे तरीके से लेक्चर्स आपको समझाए जाएं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको ऐप से असाइनमेंट डाउनलोड करनी है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से जाइए, डाउनलोड करिए और करना शुरू करिए, अगर थके नहीं हैं, नहीं तो थोड़ी देर बाद कर लेना। फिलहाल बच्चे
इसके आगे मैं कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके आगे के न्यूमेरिकल्स जिसमें बोट, विंड, रिवर वगैरह चल रही है, बारिश गिर रही है, हवा चलने लगी तो किस डायरेक्शन में छाता पकड़ेंगे, किस डायरेक्शन में बोट जाएगी पानी में, वगैरह वगैरह। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। उसका एक पूरा अलग से लेक्चर है जो हम करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे नीचे मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।